गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आज 12th का रिजल्ट तो आ गया, अब तुम लोगों का भी नंबर लगने वाला है। वेरी गुड। कोई नहीं, अच्छा ही होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ हाँ हाँ। वैसे 12th में अपना रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। 12th में करनाल से मेरे एक स्टूडेंट का जो है 96.6% आया है, और मोस्ट प्रोबेबली उसका करनाल मतलब जो है करनाल का हाईएस्ट रिजल्ट ही होना चाहिए, बिकॉज वो 10th में भी करनाल डिस्ट्रिक्ट की टॉपर थी। और हाँ हाँ हाँ, तुम सबको भी क्योंकि इसी पाथ को तुम्हें भी फॉलो करना है। और इधर कुरुक्षेत्र में अभी तक जो बेस्ट रिजल्ट अभी जो हमने पता किया है, उसमें उत्सव गोयल एक स्टूडेंट है विजडम वर्ल्ड स्कूल का, उसका 96.2% है। ठीक है। और अगर मैं केमिस्ट्री मार्क्स की बात करूं तो केमिस्ट्री में 95 से ऊपर मार्क्स लेने वाले बच्चों की तो लाइन लगी हुई है। ठीक है, 95 प्लस स्कोर करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको बेटा, वैसे हम लोग जो है ना बोर्ड एग्जाम पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है, बट उसके बावजूद भी ये चीज भी काफी वो करती है, लोग जिस तरीके से मिसगाइड करते हैं कि स्टूडेंट जो है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा लोग मिसगाइड करते हैं। तो ये इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल दो। अभी जैसे मैं उत्सव की बात कर रहा हूँ, उत्सव जो है विजडम में डमी स्कूलिंग में था। ठीक है, स्कूल मतलब सिर्फ एग्जाम देने के लिए गया हुआ है, अदरवाइज कोई भी रेगुलर क्लास उसने अटेंड नहीं की है, और इस लेवल का अचीवमेंट है। और वैसे मैं 11th 12th में तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलता हूं कि आप जो है स्कूल से जितना फ्री रहोगे आप उतना आपका रिजल्ट उतना ही बढ़िया रहेगा। अगर आप स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों को अगर आप एक साथ चलाते हो ना, तो फिर स्कूल वाले सब जो है ना सब गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो बस परसों आपका रिजल्ट आएगा तो फिर बात करेंगे आगे। वैसे आपको पूरा रिजल्ट जो है आपको कंपाइल करके सोशल मीडिया पे आपके ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिड जी का जो टोटल रिजल्ट है स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोल रहा हूँ, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अरे तुम्हारा रिजल्ट बता, कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हो, जो 10th में आने वाला है या जो 12th में आने वाला है? अच्छा 10th वाला। अरे 10th वाला रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट तो सिर्फ मुझे देखना है भाई, उसमें हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। समझ में आया कि नहीं? हमें तो सिर्फ देखना है कि तुमने जो है 10th में कितनी मेहनत की है। कोई बात नहीं बेटा, जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उसको देख लेना। ठीक है, उसको बता देना, लेक्चर्स जो है सारे ऐप में अपलोड हो जाते हैं, तो देख लेगी। तो देखो, मैंने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डिस्कशन जो है लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, और ऑलमोस्ट सारी बात डिस्कस कर चुका हूं। सिर्फ एक बात आपको मुझे बताना है, जो एनसीईआरटी में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कि क्यों हम एक साथ पोजीशन के मेजरमेंट में एरर
और मोमेंटम के मेजरमेंट में एरर को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, पोजीशन के नहीं, पोजीशन को हम कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है कि वी कैन नेवर डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये स्टेटमेंट हम बोलते हैं कि अगर हम किसी टाइनी पार्टिकल को कंसीडर करें, बहुत छोटे पार्टिकल को कंसीडर करें, तो उसका पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर कर पाना पॉसिबल क्यों नहीं है। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। ठीक है, जैसे देखो, और जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। तो जैसे आपको बोला जाए कि आपको एक पर्टिकुलर लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, मान लो आपसे बोला जा रहा है कि आपको 5 मिलीमीटर लेंथ को मेजर करना है, या 10 मिलीमीटर लेंथ को मेजर करना है, या 7 मिलीमीटर लेंथ को मेजर करना है। तो अगर आपको 5 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर अगर ऐसी लेंथ को मेजर करना है, तो जो आपके घर में नॉर्मल स्केल जो अवेलेबल होती है, उस स्केल के थ्रू आप उस मेजरमेंट को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपसे बोला जाए कि आपको 0.2 मिलीमीटर लेंथ को मेजर करना है, या अगर आपसे बोला जाए कि आपको 0.01 मिलीमीटर लेंथ को मेजर करना है, तो आप ऐसे लेंथ का मेजरमेंट नॉर्मल स्केल के थ्रू नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस स्केल का जो लीस्ट काउंट है, उस लीस्ट काउंट से जो लेंथ आप मेजर करने जा रहे हैं वैल्यू उससे छोटी। जितनी लेंथ आपको मेजर करनी है वो लेंथ उस स्केल यानी कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से छोटी वैल्यू है, इसलिए वहां पे नॉर्मल स्केल नहीं चलेगा। अब ऐसी लेंथ को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए भाई 0.2 मिलीमीटर लेंथ आपको मेजर करनी है, तो 0.2 मिलीमीटर लेंथ को मेजर करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर्स यूज कर सकते हो, जिसका लीस्ट काउंट, ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट को अगर हम कंसीडर करें तो वो 0.1 मिलीमीटर ऑर्डर का होता है। तो 0.1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है, और जो लेंथ आपको मेजर करनी है वो 0.2 मिलीमीटर है, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। अगर आपको 0.01 मिलीमीटर लेंथ को मेजर करना है, तो वहां पे वर्नियर कैलिपर्स भी सुटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। तब आपको एक ऐसे लेंथ मेजरिंग डिवाइस को यूज करना पड़ेगा जिसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर या उससे कम हो, तो स्क्रू गेज को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो हम यहां पे क्या टास्क लेकर के चल रहे हैं। हमारा टास्क है इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना। अब आप बोलोगे कहां से मेजर करना, तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का मेजरमेंट करना है फ्रॉम द न्यूक्लियस। कहां से वो लेंथ मेजर करनी है, न्यूक्लियस से वो लेंथ मेजर करनी है। तो न्यूक्लियस वो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना है। ठीक, अब जरा आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां पे है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनसाइड द एटम, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम एटम के साइज की बात करें तो एटम का साइज जो है वो 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो भी 10⁻⁻10 ऑर्डर की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। इट मींस अब वहां पे हम जो लेंथ मेजरिंग डिवाइस यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करने के लिए, वो लेंथ मेजरिंग डिवाइस कैसा होना चाहिए। बोलते हैं वो लेंथ मेजरिंग डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है उसका लीस्ट काउंट 10⁻10 मीटर से कम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं।
अब देखो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, ठीक है। तो अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है तो उसको लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि उसके ऊपर, मतलब जिस एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो जो एटॉमिक सैंपल है, उस एटॉमिक सैंपल के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करते हैं, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करते हैं। अब होता क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाकर के जिस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है वो उससे स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर के स्ट्राइक करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन से आकर के स्ट्राइक करता है तो वहां से क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अब इस तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, ठीक है। वो कहां से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सोर्स है हमें पता है कि सोर्स की पोजीशन ये है। अब यहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर के इलेक्ट्रॉन को हिट करती है। इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद क्या होता है, वो रेडिएशन वहां से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब वो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, ठीक है, अब जरा देखना कि जो जिस हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं उसका वेवलेंथ जो है, उसका वेवलेंथ किस ऑर्डर का होना चाहिए, उसका वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर जो ऑर्डर है उससे भी कम होना चाहिए। 10⁻⁻10 मीटर का मतलब समझते हो, 1 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से कम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम से कम वेवलेंथ को क्या आप देख पाओगे, नेकेड आई के थ्रू आप देख सकते हो? बोलो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से कम है तो क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते, क्योंकि आप कौन सी रेडिएशन को देख सकते हो, सिर्फ विजिबल रेडिएशन को देख सकते हो, विजिबल रेज को देख सकते हो। विजिबल रेज का रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 3600 एंगस्ट्रॉम टू 6600 एंगस्ट्रॉम या 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो। मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक की जो रेडिएशंस हैं उनको हम देख सकते हैं। उससे ज्यादा वाली जो वेवलेंथ वाली रेडिएशन है या उस, हम दोनों में से किसी को भी नहीं देख सकते। तो अब हमें क्या तो रिफ्लेक्टेड बीम को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जो रे वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, उस रे को हम किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे। भाई माइक्रोस्कोप क्या करेगा, माइक्रोस्कोप उस रेडिएशन को मैग्नीफाई करके विजिबल रेंज में लाएगा। अभी उसका वेवलेंथ कम है, उस वेवलेंथ को आप नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप उस रेडिएशन को मैग्नीफाई करता है, उसका वेवलेंथ को इंक्रीज करके वेवलेंथ को उस रेंज में लाता है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप उस रिफ्लेक्टेड रे को मैग्नीफाई करके विजिबल रेंज में लाएगा और उस विजिबल रेडिएशन को हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि भाई रिफ्लेक्टेड बीम यहां आ रही है और इंसिडेंट बीम यहां से आई थी, जो इंसिडेंट रे है वो इधर से आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे जो है यहां जा रही है। तो अब दोनों रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दोनों रे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं, लेकिन अब इस मेजरमेंट में एक प्रॉब्लम आती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है जरा समझो। अच्छा, अभी अभी अब तक मैंने जो बात बताई है वो बात आपको समझ में आ रही है? मैंने अभी तक जितनी भी कहानी आपको सुनाई है वो समझ में आ रही है? ठीक है, हमारा एम क्या है वो समझ में आ रहा है? हमारा एम है इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना। अब इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के प्रोसेस में हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि भाई इंसिडेंट लाइट जो है, जो लाइट वहां पे आ रही है, वो लाइट का सोर्स कहाँ है, वो सोर्स की पोजीशन हमें पता है, और फिर वहां से लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को हम कहां पे रिसीव कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू रिसीव कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप की पोजीशन हमें पता है, तो अब हम क्या करेंगे, जो यहां से ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये इंसिडेंट लाइट है, दोनों जहां पे आकर के इंटरसेक्ट करेंगी, वो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन रहा होगा। लेकिन इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के मेजरमेंट में हमें कुछ और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब जरा देखो क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ऑप्टिक्स का एक प्रिंसिपल है, फिजिक्स में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां पे एक चीज बोली जाती है, बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, नमन बेटा तुम्हारा माइक जो है वो अनम्यूट है, नमन या आसिमा, दोनों में से किसी एक का माइक जो है अनम्यूट है। हाँ ठीक है। तो यहां पे देखो ऑप्टिक्स का एक प्रिंसिपल है। ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल क्या है, देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल हमेशा उसी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर सकता है जिसका वेवलेंथ उस पार्टिकल के साइज से छोटा है। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पार्टिकल साइज से बड़ी वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी पार्टिकल जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ हमेशा उसके पार्टिकल साइज से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अब जरा समझो कि इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है। बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से बहुत कम है। और प्रोटॉन का साइज कितना बड़ा है, बोलते हैं प्रोटॉन कहां पे मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस का साइज होता है 10 टू द पावर -15 मीटर ऑर्डर का होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 10 टू द पावर -15 मीटर ऑर्डर का है न्यूक्लियस का साइज। और उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, और ऐसा नहीं कि एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन का साइज होगा ऑब्वियसली इससे छोटा होगा। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन का साइज इससे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का साइज तो और भी छोटा होगा। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का साइज 10 टू द पावर -18 मीटर ऑर्डर का है। एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो 10 टू द पावर -18 मीटर ऑर्डर का है, और उस इलेक्ट्रॉन ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किया है, हमें उस रेडिएशन को रिसीव करना है। तो अभी मैंने प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ हमेशा उस पार्टिकल के साइज से छोटा होना चाहिए। तो यहां पे साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर -18 मीटर ऑर्डर का हम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा उसका वेवलेंथ भी 10 टू द पावर -18 मीटर या उससे छोटा होना चाहिए। और अब आप देखो कि 10 टू द पावर -18 मीटर या उससे छोटा वेवलेंथ अगर आप कंसीडर करते हो, लैम्डा इज लेस देन 10 टू द पावर -18 मीटर। अब इस वेवलेंथ का मतलब समझते हो, इस वेवलेंथ का मतलब है बेटा 0.0000001 एंगस्ट्रॉम, 0.0000001 एंगस्ट्रॉम। इतनी छोटी वेवलेंथ को आप यूज कर रहे हो। अब इस वेवलेंथ का जो रेडिएशन होगा ना,
उसका एनर्जी को अगर आप देखोगे तो उसकी एनर्जी कॉस्मिक रेज जैसी होगी। क्या पता है ऐसा कोई रेडिएशन एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है, अब सोचो बेटा कि ऐसा इतनी छोटी वेवलेंथ का फोटोन को यूज कर रहे हैं, तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अगर आप लैम्डा को मिनिमाइज करते हो, लैम्डा को आप मिनिमाइज कर रहे हो, ठीक है, छोटी सी छोटी वेवलेंथ का फोटोन को आप यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फोटोन की जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमाइज होगी। अगर वेवलेंथ ऑफ फोटोन को आप मिनिमाइज करते हो तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा बेटा? मैक्सिमाइज होगा। और आपको पता है कि फोटोन भी मोमेंटम इंपार्ट करता है, तो फोटोन जो मोमेंटम इंपार्ट करता है उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा? तो आप बोलोगे उसका मोमेंटम होगा E/c के बराबर। मोमेंटम इंपार्टेड बाय फोटोन क्या है? E/c। अगर आप वेवलेंथ कम करते हो तो वेवलेंथ हुआ, फोटोन की एनर्जी बढ़ी, फोटोन की एनर्जी बढ़ी तो फोटोन जो मोमेंटम इंपार्ट करेगा वो मोमेंटम इंक्रीज करेगा। अब सोचो कि ऐसा फोटोन जो कि काफी ज्यादा मोमेंटम इंपार्ट करेगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है उसकी, और वो फोटोन आकर के किससे स्ट्राइक कर रहा है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इतना हल्का पार्टिकल जिसका मास इतना कम है, ऐसे पार्टिकल से आकर के एक फोटोन कोलाइड करता है। तो फोटोन जब कोलाइड करेगा तो फोटोन के कोलाइड होने से जो मोमेंटम उसके ऊपर इंपार्ट होगा, वो मोमेंटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे जा रहा था, इलेक्ट्रॉन का उस पाथ को वो बदल देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन, अगर बोहर ने जैसा बोला था कि इलेक्ट्रॉन फॉलोज अ फिक्स्ड पाथ, अगर हम उस फिक्स्ड पाथ को कंसीडर करें, मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को इधर जाना चाहिए, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है, इसी लोकेशन पे हम, इसी पोजीशन पे हम उसको लोकेट करना चाहते हैं। तो लोकेट करने के लिए हमने क्या किया? एक फोटोन, ठीक है, एक फोटोन को हम इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, वो फोटोन आया, इससे कोलाइड करता है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फोटोन यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड फोटोन है। बोल रहा है कि जब ये फोटोन आकर के इससे कोलाइड करता है, तो कोलाइड करने के मीन टाइम ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का पाथ को बदल देता है। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो बदल गया। मान लो कि अभी इलेक्ट्रॉन को इस पाथ पे जाना था, अब वो ऐसे पाथ पे जा रहा है। ये उसका प्रपोज्ड पाथ है, प्रपोज्ड पाथ। ठीक है, और ये उसका एक्चुअल पाथ है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो, इसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो, तो पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आप जो वेवलेंथ यूज करोगे फोटोन का, वो वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो साइज है, इलेक्ट्रॉन के साइज के कंपेरेबल वेवलेंथ को आपको यूज करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स एक बात और बोलती है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से अगर हम किसी भी पार्टिकल को लोकेट करना चाहते हैं, तो उस पार्टिकल के पोजीशन के मेजरमेंट में जो एरर होगा, वो एरर हमेशा प्लस माइनस लेमडा के बराबर होता है। एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा। एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा। तो जो डेल्टा एक्स होगा बेटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा, मैग्नीट्यूड वाइज हम बोल रहे हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है,
तो अब अगर हमें डेल्टा एक्स को मिनिमाइज करना है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन को मिनिमाइज करना है, तो अगर हम डेल्टा एक्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें लेमडा को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर हम एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन को मिनिमाइज करना पड़ेगा, और वेवलेंथ ऑफ फोटोन को मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन मैक्सिमाइज होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन मैक्सिमाइज होगा तो मोमेंटम इंपार्टेड बाय फोटोन इंक्रीज करेगा, ठीक है। और मोमेंटम इंपार्टेड बाय फोटोन अगर इंक्रीज करता है बेटा तो ऑब्वियसली ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये इंक्रीज कर देगा। एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर देगा। आप सोचो हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के मेजरमेंट में जो एरर है उसको मिनिमाइज कर, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, लेमडा को कम किया, और लेमडा कम किया तो फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। फोटोन की एनर्जी बढ़ी तो फोटोन जो मोमेंटम इंपार्ट करता है वो मोमेंटम बढ़ गया, और फोटोन का मोमेंटम अगर बढ़ा तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज कर गया। तो आप क्या देख रहे हो यहां पे, इसको अगर आप मिनिमाइज करते हो तो ये बढ़ जाता है। और अब देखो, अब इसी का उल्टा समझो, अगर आपको मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करना है तो मोमेंटम को एक्यूरेट मतलब एरर इन, अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो मींस अगर आप डेल्टा पी को मिनिमाइज करना चाहते हो, अगर आप डेल्टा पी को मिनिमाइज करना चाहते हो, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसको मिनिमाइज करना चाहते हो तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई बाई सी को मिनिमाइज करना पड़ेगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और मोमेंटम ऑफ फोटोन को मिनिमाइज करने के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन को अगर आप मिनिमाइज करोगे, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन को अगर आप मिनिमाइज करोगे तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन ये इंक्रीज करेगा, और वेवलेंथ ऑफ फोटोन अगर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एक्स इंक्रीज करेगा। तो यहां से हाइजेनबर्ग ने ये कंक्लूड किया कि अगर हम एक क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर करने चाहते हैं तो दूसरे के मेजरमेंट में एरर बढ़ जाता है। अगर हम दूसरे को एक्यूरेटली मेजर करने जाते हैं तो पहले वाले के मेजरमेंट में एरर बढ़ जाता है, तो मतलब हम दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर सकते। बोलो बेटा, समझ में आया ये? ठीक है, तो अब आप एक काम करना, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेना। तो एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको ये सारी बात उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब आप नोट करिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब देखो, इस एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अभी कौन सी लिमिटेशन में इस एटॉमिक मॉडल को पढ़ने जा रहे हो।
अगर इस एटॉमिक मॉडल को आपको इन डेप्थ समझना है, पूरी डेप्थ के साथ अगर आपको समझना है, तो बहुत अच्छे लेवल के मैथमेटिकल स्टडी आपकी होनी चाहिए। मतलब मैथमेटिक्स के जो टूल्स अभी आपको इस लेवल तक बताए गए हैं, या इनफैक्ट 12th लेवल तक जो मैथमेटिकल टूल्स आपको बताए जाएंगे, वो मैथमेटिकल टूल्स इस एटॉमिक मॉडल को पूरी तरीके से समझने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग, क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस हमारी उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से अभी हम पूरे एटॉमिक मॉडल को इन डेप्थ नहीं समझ सकते। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी अच्छे लेवल का एनालिसिस हमें आना चाहिए। और उसके अलावा जो कैलकुलस है, मैथमेटिक्स का एक और पार्ट, कैलकुलस का भी बहुत अच्छे लेवल का एनालिसिस हमें आना चाहिए। उसके अलावा इस एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की भी बहुत अच्छे लेवल की एनालिसिस आनी चाहिए। तो 3-4 ऐसी चीजें हैं मैथमेटिक्स की जिनकी हमें जरूरत पड़ती है जब हम इस एटॉमिक मॉडल को इन डेप्थ जाकर के पढ़ते हैं। और मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इस एटॉमिक मॉडल को इन डेप्थ पढ़ा हुआ है, एज ए स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, लेकिन 11th-12th लेवल पे नहीं पढ़ा हुआ। मैंने इसको पढ़ा हुआ है इंजीनियरिंग करते हुए। मैंने अपने जो बीटेक के कोर्सेज हैं वहां पे जो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वहां भी डिस्कस होती है, तो उसमें मैंने इस वेव मैकेनिकल मॉडल को इन डेप्थ पढ़ा हुआ। लेकिन अभी उस लेवल की जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस ना हम आपको करा पाएंगे, ना आप अभी उसके लिए तैयार हो। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना। एनसीईआरटी में देखो बेटा, एनसीईआरटी में तो वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन, पता ही नहीं चलता है कि वेव मैकेनिकल मॉडल कब आया और कब चला गया। लेकिन फिर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, तो उनको समझने के लिए भी हमें इस एटॉमिक मॉडल को ठीक लेवल पे समझना पड़ेगा, एटलीस्ट इसकी थ्योरेटिकल एनालिसिस अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो थ्योरेटिकल एनालिसिस वाला पार्ट है और मैथमेटिकल एनालिसिस का सिंप्लीफाइड पार्ट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंड होते हैं। 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंड होते हैं। कौन कौन से? पहला, अभी इसको नोट नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं क्या क्या रिक्वायर्ड है। पहला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हो सकता है आपने नाम भी सुना हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, हम एक्स वाई जेड के टर्म्स में बात करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 2 वेरिएबल को लेकर के पढ़ी है, एक्स और वाई। मैं यहां पे 3 डायमेंशनल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए हमें जेड एक्सिस को भी समझना पड़ेगा। तो एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल एंड जेड वेरिएबल को हम कंसीडर करेंगे। बेटा वीडियो में प्रॉब्लम सभी को फील हो रही है? नमन, वीडियो ठीक है बेटा, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी यहां पे देख रहा हूं। तो एक तो हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, हम यहां पे बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड होते हैं, आर, थीटा, फाई। ठीक है, अब जरा सोचो बेटा, स्फीयर
अगर आपको एक स्फीयर बनाना है तो स्फीयर कैसे बनता है? आप एक सर्कल लो, एक सर्कल है, उसके 2 पॉइंट को फिक्स करके आप उसको रिवॉल्व कर दो। ठीक है, जैसे एक सर्कल है, एक सर्कुलर रिंग लिया आपने, और उस सर्कुलर रिंग के 2 पॉइंट को फिक्स कर, जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है वहां पे उसको फिक्स करते हो। अगर आप उसको घुमा दो तो क्या बन जाता है? एक स्फीयर बन जाता है। ठीक है, तो अब पहले तो आप देखो कि सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो उसका रेडियस और दूसरा थीटा। आर और थीटा से क्या बन जाएगा? सर्कल। और सर्कल को आप घुमा रहे हो फाई, तो क्या बनेगा? स्फीयर। बात समझ में आई या नहीं? तो अगर आपको किसी स्फीयर का फॉर्मेशन करना है तो स्फीयर के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर रिक्वायर्ड है? आर चाहिए, रेडियस, थीटा चाहिए, और क्या चाहिए? फाई चाहिए। आर, थीटा एंड फाई से बनेगा स्फीयर। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होती है जिसको बोलते हैं सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या चाहिए? पहले तो आप सोचो एक सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर कैसे बनेगा बेटा? उसका बेस कैसा होगा? उसका सर्कुलर बेस है उसका, तो सर्कल कैसे बनाओगे? आर और फाई, वहां पे हम फाई बोलते हैं। ठीक है, तो एक रेडियस पार्ट है और एंगुलर पार्ट है, तो आर और फाई से उसका बेस बन जाएगा। और फिर हाइट सिलेंडर की, तो अगर हाइट चाहिए तो क्या? जेड। तो यहां पे 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड होते हैं, आर, फाई एंड जेड। अब देखो ये जो स्फेरिकल और सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको कंबाइंडली बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो एक तरीके से हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर हम कंसीडर करें तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो आप जब 12th लेवल पे जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ोगे, नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपका 11th में ही है, 11th एंड में पढ़ोगे, तो जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में पढ़ोगे तो वहां पे सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस होगा, वो भी 2 वेरिएबल एक्स और वाई, जेड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जबकि यहाँ पे हमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपके लेवल पे डिस्कस ही नहीं होना है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बेटा? जैसे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन बताया गया है, इंटीग्रेशन बताया गया है फिजिक्स में, वो भी मैथमेटिकल टूल्स, जब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताया गया। ठीक है, तो जब आप वहां पे डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो डिफरेंशिएशन में सिर्फ नॉर्मल डेरिवेटिव के बारे में ही बताया गया जी। ये जो डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई हम कंसिडर करते हैं, दे आर कॉल्ड नॉर्मल डेरिवेटिव। लेकिन एक और डेरिवेटिव होता है जिसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमें यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है जब हम वेव मैकेनिकल मॉडल की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में अभी नहीं पता है। वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें मैथमेटिक्स के लिमिटेशन में रह करके काम करना है, इसीलिए मैंने बोला कि हम वेव मैकेनिकल मॉडल को अभी इस लेवल पे इन डेप्थ नहीं समझ सकते। ये बात समझ में आ गई बेटा? आप ये मत समझना कि मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि जैसे आप बोलोगे पूरी फील नहीं आई, मजा नहीं आया। वो फील इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स जो रिक्वायर्ड हैं इसको समझने के लिए, वो मैथमेटिकल टूल्स अभी आपको पूरी तरीके से नहीं पता है, और मैं आपको आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा उस फ्रंट पे।
ठीक है, जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, जितना मैं जनरलाइज कर सकता हूं इस एटॉमिक मॉडल को, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको, मैं हर बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो मैं आपको समझा पाऊं। तो आप नोट करो, वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के रिगार्डिंग लिखो। लिखो, दिस एटॉमिक मॉडल is based upon this atomic model is based upon quantum mechanics. This atomic model is based upon quantum mechanics. Quantum mechanics. आगे लिखो, which is developed which is developed which is developed independently which is developed independently which is developed independently by which is developed independently by Werner Heisenberg. वर्नर हाइजेनबर्ग, वही हाइजेनबर्ग। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं, लिखो, दिस एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड अपॉन दिस एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड अपॉन क्वांटम मैकेनिक्स। दिस एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड अपॉन क्वांटम मैकेनिक्स which is developed independently by वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दिया, वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एरविन ERWIN एरविन श्रोडिंगर। वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया। ध्यान देना, इंडिपेंडेंटली मतलब इन्होंने मिलकर के कभी काम नहीं किया। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं, इन दोनों का अप्रोच क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर के इंटायरली डिफरेंट है। श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स को मैथमेटिकली डिफाइन किया। ये श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिकल एनालिसिस की, और हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरेटिकल एनालिसिस की। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरेटिकल एनालिसिस की, और श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिकल एनालिसिस की। जितने भी मैथमेटिकल रिजल्ट्स आपको क्वांटम मैकेनिक्स के यहां पे यूज होंगे, वो सारे रिजल्ट किन्होंने डिफाइन किए हैं? वो सारे रिजल्ट श्रोडिंगर ने डिफाइन किए। ठीक है, तो दोनों का अप्रोच क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर के एकदम अलग था। दोनों ने कभी एक साथ मिल करके काम नहीं किया। बट हम जो वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, वो वेव मैकेनिकल मॉडल दोनों की स्टडी का कंबाइंड रिजल्ट है। जो हाइजेनबर्ग ने डिफाइन किया और जो श्रोडिंगर ने डिफाइन किया, हम दोनों को मिला करके पढ़ेंगे। अरे ये समझ में आ गया? जो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैंने जो बात आपको बताई है, वो क्लियर हो गई? समझ में आ गया सबको? ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? हेडिंग डालो, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स लिखो। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with, the branch of science which deals with the dual behavior of matter, the dual behavior of matter, the dual behavior of matter, as well as electromagnetic radiation, the dual behavior of matter as well as electromagnetic radiation, both dual behavior of matter as well as electromagnetic radiation, both is called quantum mechanics, is called quantum mechanics. तो क्या है क्वांटम मैकेनिक्स? बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, या इसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, तो जो, या नॉन न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं इसको। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में मैटर और लाइट दोनों का डुअल बिहेवियर को कंसीडर किया जाता है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मैटर का पार्टिकल नेचर को और लाइट का वेव नेचर को कंसीडर किया जाता है। समझ में आया? तो ये बेसिक डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बीच में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर कौन सही है, कौन सी मैकेनिक्स को हम सही मानेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स को या क्वांटम मैकेनिक्स को? तो जवाब यह है कि दोनों को सही मानेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स भी अपने कॉन्टेक्स्ट में सही है और क्वांटम मैकेनिक्स भी अपने कॉन्टेक्स्ट में सही है। जब हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं, मतलब किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी बड़े पार्टिकल की बात करते हैं, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसको हम देख सकते हैं, ऐसा सैंपल। तो जब हम किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट भी होल्ड करते हैं और वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट भी होल्ड करते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में क्वांटम मैकेनिक्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, बिकॉज वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स होल्ड कर रही है। लेकिन जब हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं, एक एटम के लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे जब हम बात करते हैं, तो वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कर जाती है, वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स का सिग्निफिकेंस नहीं रहता। उस लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स सिग्निफिकेंट है। ठीक है? तो आप बोलोगे बड़े लेवल पे क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट ट्रू है और छोटे लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स ट्रू है। तो अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में दोनों सही है। ये बात समझ में आई बेटा? अगर आपसे कोई बोले कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सही है, तो आप बोलोगे दोनों सही है। ठीक है? अब देखो, अब बात आती है, हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं वेव मैकेनिकल मॉडल की जो मैथमेटिकल एनालिसिस है। वेव मैकेनिकल मॉडल की मैथमेटिकल एनालिसिस, मतलब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। तो आप नोट करो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखो।
It is a mathematical expression. It is a mathematical expression. It is a mathematical expression which defines the curvature of electronic path. It is a mathematical expression which defines the curvature of electronic path. तो इस इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? बोल रहा है ये इक्वेशन जो इलेक्ट्रॉनिक पाथ है उसका कर्वेचर को डिफाइन करता है। इलेक्ट्रॉनिक पाथ कैसा है? बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है, मतलब उसका पाथ कैसा होगा? वेव पाथ होगा। तो उस वेव पाथ को ये इक्वेशन डिफाइन करती है। ठीक है, अब देखो अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें तो एनसीईआरटी में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिवन है बहुत छोटी सी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ 4 सिंबल आते हैं। पूरी इक्वेशन को अगर आप देखोगे 4 सिंबल नहीं, सिर्फ 3 सिंबल आते हैं। जो एनसीईआरटी में इक्वेशन है वो 3 सिंबल से कॉन्स्टिट्यूटेड इक्वेशन है और वो छोटी सी इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो इतना बड़ा है कि वो समझ में आता है जब हम उसी इक्वेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म को देखते हैं। तो पहले तो हमें यही नहीं समझ में आता कि एक 3 सिंबल से बनी हुई छोटी सी इक्वेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में इतनी बड़ी कैसे हो जाती। ठीक है, तो आप नोट करो, एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन abbreviated form of Schrodinger wave equation is, देखो बेटा ये है इसका abbreviated form, H psi is equal to E psi। मैं अभी कोई भी ऐसी बात मैंने अब तक क्लास में डिस्कस नहीं की है जो एनसीईआरटी में ना लिखी हो। ये जितनी भी स्टोरी आपको सुना रहा हूं सब कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ना और देख लेना। तो H psi इज इक्वल टू E psi, इस इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें H क्या है? तो बोल रहा है कि H इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, बड़े भारी भरकम नाम आपको सुनने को मिलेंगे यहां पे। ये एक नया मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसके बारे में अब तक आपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा है, इनफैक्ट फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा है, मैथमेटिकल टूल्स में। ये एक नया मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको आप पहली बार देख रहे हो। इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जैसे आपने फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर को देखा था 10th में, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सब क्या है? दे आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। उसी तरीके से आप जब 11th में आए तो 11th में आपको कैलकुलस में कुछ नए ऑपरेटर जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। और अभी आपने रिसेंटली एक और ऑपरेटर को देखा, वो है लॉगरिथमिक ऑपरेटर। तो आप नए नए मैथमेटिकल टूल्स के साथ एक्सपोज्ड हो रहे हो। वैसा ही एक मैथमेटिकल ऑपरेटर ये है जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर ऐसा है जो रूटीन में यूज होने वाला मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, इसको हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही यूज करते हैं, स्पेशली वेव मैकेनिकल मॉडल को समझने के लिए। तो H इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, E, कैपिटल E, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। इसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर। टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है।
तो ये ई है टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो ये साई क्या है, साई पहले तो आप देख लेना, इसको हम PSI साई बोलते हैं, PSI, पी साइलेंट है, जब बोलते हैं इसको तो पी साइलेंट होता है। तो साई को बोलते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोलते हैं। साई इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन है, फंक्शन आप समझते हो, फंक्शन हमेशा कुछ वेरिएबल को लेकर के डिफाइंड होता है। बेसिकली ये थ्री डायमेंशनल फंक्शन होता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल फंक्शन है। साई इज अ थ्री डायमेंशनल फंक्शन जिसको हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोलते हैं। और साई अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में बात करें तो इट इज द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल एक्स, वाई एंड जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम साई को कंसीडर करें तो इट इज द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये जो एब्रिविएटेड फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो फॉर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आपको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख करके दिखाता हूं। अभी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म को नोट नहीं करना है, बट हम इस फॉर्म से उस एक्सपेंडेड फॉर्म तक कैसे पहुंचते हैं वो मैं पूरा प्रोसेस आपको अभी बताऊंगा। तो देखो, जो एक्सपेंडेड फॉर्म श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का है, जो आपको और दूसरी बुक्स में मिल जाता है, एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है, दूसरी बुक्स में ये फॉर्म लिखा हुआ मिल जाता है। आप जरा देखो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कुछ लोग तो इस इक्वेशन का साइज को देख करके ही डर जाते हैं। आपको भी डर लग रहा होगा, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ा अजीब ये लगता है कि एक तरफ ये वाली इक्वेशन और दूसरी तरफ इतनी बड़ी इक्वेशन, दोनों ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इनफैक्ट यही इक्वेशन ये है। तो अब हमें समझना है कि यहां से यहां तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अब एक एक करके बता रहा हूं कि ये एब्रिविएटेड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म तक हम कैसे पहुंचते हैं। देखो बेटा, देखो एब्रिविएटेड फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच मैंने बोला, एच है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है, ये होता है दो ऑपरेटर से मिलकर के बना होता है, टी प्लस वी से मिलकर के बना होता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दो ऑपरेटर से मिलकर के बना होता है। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। और इसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी
ऑपरेटर। अरे नोट ही करा रहा हूं भाई, ऐसे ही नोट करना जैसे लिखवा रहा हूं। Hamiltonian operator is the sum of kinetic energy operator and potential energy operator. Hamiltonian operator is the sum of kinetic energy operator and potential energy operator. अरे कपिल, कपिल कपिल माइक अनम्यूट कर बेटा। माइक अनम्यूट कर जरा। यस सर। अभी प्रकट हुआ तू? सर पहले से हूँ। अच्छा, मतलब बीच में बाहर चला गया था? नो सर, प्रॉब्लम है? स्टार्टिंग से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो सबको समझ में आ रहा है, कंफर्टेबल? यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो H को हम क्या बोलते हैं? H इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, T इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड V इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक, अब देखो, अब हम H की जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर T प्लस V साई इज इक्वल टू E साई। ऐसे लिख सकते हैं ना? H इज T प्लस V, तो H की जगह पे T प्लस V लिख दिया, तो T प्लस V साई इज इक्वल टू E साई। ठीक, अब जरा आगे देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते, T साई प्लस V साई इज इक्वल टू E साई। ठीक है बेटा, अब देखो, ये जो V साई है इसको इधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो हम लिख सकते हैं T साई इज इक्वल टू E माइनस V साई। T साई इज इक्वल टू E माइनस V साई। T को मैंने बोला T इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, T एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर बोलते हैं। अब जरा आगे देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर T, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर T इज इक्वल टू माइनस H कट स्क्वायर माइनस H कट, ये H प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, H कट ऐसे लिख रहे हैं बेटा, H और कट, ठीक है, तो T इज इक्वल टू माइनस H कट स्क्वायर अपॉन 2m, H कट स्क्वायर अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाय अनदर मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, T इज इक्वल टू माइनस H कट स्क्वायर अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाय अनदर मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब जरा देखो, वेयर H कट इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई। ये जो H कट है ये क्या होता है? H अपॉन 2 पाई। कई बार जो श्रोडिंगर, ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना,
हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समटाइम्स आप देखोगे ऐसा लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाय 2, ऐसे लिखा हुआ भी मिल जाता है। तो अब आप देख सकते हो एच कट क्या है, एच कट है एच अपॉन 2 पाई, तो एच अपॉन 2 पाई बाय 2 यानी कि एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। और ये जो है बेटा, ये इसको बोलते हैं, एंड दिस मैथमेटिकल ऑपरेटर इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर, LAPLACIAN, लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक और मैथमेटिकल ऑपरेटर को आपके सामने रखा है, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। अब बात आती है लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है। तो लाप्लासियन ऑपरेटर बेसिकली सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होता है। इट इज अ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसे लिखते हैं बेटा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखो एक चीज समझ लो, यहां पे ज्यादा प्रेशर मत लेना, बस आराम से मौज के लिए सीखो इसको। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बेटा। अभी मैं आगे इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा, अभी तो एक बार सारी चीजों को पहले एक्सपैंड करो फिर समेटूंगा इसको। तो इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये जैसे हम लिखते हैं ना डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इज नॉर्मल डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव है। अगर हम लिख रहे हैं डेल बाई डेल एक्स, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा घुमा दो उसको, तो डी का डेल हो जाता है। तो डेल, डेल मतलब वो लैपटॉप नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये, पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। तो डेल बाई डेल एक्स, हाँ हाँ वेरी गुड, दीक्षांत समझ रहे हैं। तो डेल बाई डेल एक्स ये क्या है, इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव। तो कैसा है पार्शियल डेरिवेटिव बेटा, बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो लाप्लासियन ऑपरेटर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है ना वो 3 डायमेंशनल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, 3 वेरिएबल पे एक साथ ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो लाप्लासियन ऑपरेटर इज सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम यहां पे पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आपको क्या मिलेगा, देखो therefore kinetic energy operator T is equal to minus h cut square upon 2m multiplied by del square upon del x square plus del square upon del y square plus del square upon del z square। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये t का एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। अब यहां पे जो t है इसकी जगह पे हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, इस t की जगह पे ये पुट करेंगे, क्या आएगा जरा देखो। तो क्या आ गया, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ब्रैकेट में डेल स्क्वायर साई, टी साई है
तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी साई। अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एक्सपेंडेड फॉर्म तक। अब देखो बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये वाला टर्म को उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई। ऐसे लिख सकते हैं। बस देखो, अब फाइनल एक्सप्रेशन आने वाला है। एच कट, अभी मैंने बताया क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, एच कट एच अपॉन 2 पाई। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आरएचएस को एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस ये एच कट की जगह पे बेटा एच अपॉन 2 पाई पुट करने जा रहे हैं, तो 2 पाई का होल स्क्वायर ऊपर आएगा, तो 2 पाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m, 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m, तो वो क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m, तो प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। और बुक्स में ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखने से वो डरते हैं, क्योंकि फिर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब भी बताना पड़ेगा, इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव की जगह पे वहां नॉर्मल डेरिवेटिव लिख देता है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन है, सही एक्सप्रेशन ये है। बोलो बेटा, समझ में आ गया ये? एब्रिविएटेड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म की जर्नी समझ में आ गई? वेरी गुड। नमन, ये वाई क्या है बेटा? अच्छा अच्छा, ओके, मैंने सोचा वाई का मतलब यस सर है। अब मैं आपको थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बता दूं, तब हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं।
ठीक है, तो y ये पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है और पार्शियल डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। पार्शियल डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव के बीच में डिफरेंस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल को यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। देखो, जैसे हमने एक वेरिएबल को कंसीडर किया, एक फंक्शन को कंसीडर किया, कंसीडरिंग अ फंक्शन, इसको आप अलग से लिखना बेटा, ये उस डिस्कशन का पार्ट नहीं है। कंसीडरिंग अ फंक्शन f, कंसीडरिंग अ फंक्शन f, हमने फंक्शन f को कंसीडर किया और ये फंक्शन है दो वेरिएबल से बना हुआ, f इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस x क्यूब। मान लो ये फंक्शन, अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको नॉर्मल डेरिवेटिव के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब df बाई dx अगर हमें निकालना है, df बाई dx, तो जब हम नॉर्मल डेरिवेटिव को यूज करेंगे ना, तो क्या होता है उसमें कि हम x को भी वेरिएबल की तरह लेकर के चलेंगे और y को भी हम वेरिएबल की तरह ले चलेंगे। जब नॉर्मल डेरिवेटिव यूज किया जाता है तो x और y यहां पे दोनों वेरिएबल कंसीडर किए जाएंगे। तो df बाई dx अगर आपको निकालना है तो df बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको बेसिक कैलकुलस आता है, अगर किसी को नहीं आता है तो बता देना बेटा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हमने 6x लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, किसी को अगर नहीं क्लियर हो तो बता देना। चलो आता है, वेरी गुड। तो ये आ गया 6x प्लस, अब यहां पे देखो, यहां पे हम क्या करेंगे, चेन रूल को यूज करेंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो चेन रूल कैसे यूज करेंगे, 2y d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर dy बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल को यूज करें, ठीक है। प्लस अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो अब देखो बेटा, हम इसको ऐसा लिखेंगे, df बाई dx इज इक्वल टू 6x प्लस 4xy, ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, तो 2x इंटू 2y 4xy प्लस 2x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा अगर हम नॉर्मल डेरिवेटिव को यूज करते हैं। अगर इसी फंक्शन को हम पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें तब क्या होगा, जरा देखो। अब हम निकालने जा रहे हैं डेल f बाई डेल एक्स, डेल f बाई डेल एक्स, ठीक। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव को कंसीडर करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव को जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ उसी को वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। जो अदर वेरिएबल्स हैं
उनको हम कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। जब हम नॉर्मल डेरिवेटिव को यूज करते हैं तो सारे वेरिएबल्स वेरिएबल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन जब हम पार्शियल डेरिवेटिव को यूज करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मतलब हम सिर्फ एक्स को वेरिएबल मानेंगे, अदर वेरिएबल्स आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट, अदर वेरिएबल्स आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो अब डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 6x, सेकेंड टर्म को अगर आप देखोगे तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, यहां पे y को कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको 2y डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बाकी डेल y बाई डेल एक्स जो होगा ना वो 0 हो जाएगा, बिकॉज y कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि ये आ गया बेटा 6x प्लस 4xy प्लस 3x स्क्वायर, ये आ गया डेल एफ बाई डेल एक्स। तो आप देख रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। df बाई dx का एक्सप्रेशन देखो और डेल एफ बाई डेल एक्स का एक्सप्रेशन भी देखो, दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहा है। बट अब जरा सोचना, अगर यही फंक्शन, ये जो फंक्शन आप कंसीडर कर रहे हो, अगर ये एक ही वेरिएबल का फंक्शन होता, y होता ही नहीं इसके एक्सप्रेशन में, तब क्या होता? तब पार्शियल डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मोनो वेरिएबल, अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन के केस में पार्शियल डेरिवेटिव एंड नॉर्मल डेरिवेटिव गिव सेम रिजल्ट। नोट में लिख लो, इन केस ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, in case of single variable function, both partial derivative and normal derivative gives same result. Both partial derivative and normal derivative give same result. Whereas in case of multivariable function, they produce different result. They produce different result. बेटा ये समझ में आ गया? नॉर्मल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव का डिफरेंस क्लियर? अच्छा, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिला है, आपसे शेयर करना चाहता हूं। कॉम्प्लीमेंट ही समझो इसको, कि ऐसा फीडबैक मिला है कि मैं सिर्फ 4-5 स्टूडेंट का रिस्पांस को देख करके आगे बढ़ जाता हूं। मैं ये मान लेता हूं कि यही सबका रिस्पांस है। बोलो, ये सही है? अब क्या पता अभी जो रिस्पांस दे रहा है ये वही 4-5 लोग हो। ध्यान रखो, एक्टिव रहो।
ठीक है, एक्टिव रहो। अगर आपको, मैं तो बोलता ही हूं कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है ना, तो आप जो है उसको बिना किसी हेजिटेशन के आप बता सकते हो। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है, टाइपिंग में अगर आपको दिक्कत है, तो आप जो है माइक को अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा बेटा। ऑफलाइन देखो, ऑफलाइन क्लासेस होती तो ऑफलाइन क्लासेस में उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा सकता था, तब आपको शायद ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन के बेसिस पे ही पूरी क्लास को मैं मोल्ड कर देता। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में ये लिमिटेशन है। ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम को समझो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप सभी जो है रिस्पॉन्स दो। अच्छा, अब देखो, अब बात आती है एक और कॉन्सेप्ट की। ये शायद फिजिक्स में आपको बताया गया है, बट मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं इस मैथमेटिकल टूल को यूज कर रहा हूं, तो इसलिए आपको बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे अगर कोई फंक्शन गिवन है और आपसे बोला जाता है कि उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करो। ठीक है, एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं? देखो, मान लो कि एक फंक्शन है y is the function of variable x, y is the function of variable x। हमें पता करना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए y वैल्यू मैक्सिमम होगी, और हमें यह पता करना है x की कौन सी वैल्यू के लिए y वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो x की वो वैल्यूज जिनके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू मैक्सिमम है या y वैल्यू मिनिमम है, हमें उन वैल्यूज को डिटरमाइन करना है। इनफैक्ट y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है। तो कैसे करेंगे इसको? तो तरीका क्या होता है जो आपको बताया गया है, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट नहीं बदला जा सकता। तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो फंक्शन है वेरिएबल x का, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर क्या करेंगे? इसको जीरो पुट कर देते, dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे, और dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे? जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन जो बनेगी उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके हमें ऑन सॉल्विंग वी गेट x वैल्यूज। सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ x वैल्यूज मिलेंगी। ऑन सॉल्विंग वी गेट x वैल्यूज which are known as point of extremum। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें x वैल्यूज मिलती हैं, और उन x वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीमम में क्या होता है? मिनिमम भी होता है और मैक्सिमम भी होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को कंसीडर करते हम इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम मिल जाता है। ठीक, तो हमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम का मतलब कुछ एक्स वैल्यूज मिल गई। अब क्या करेंगे? अब हम इसको y का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, और डबल डेरिवेटिव निकाल करके हम ये जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम वैल्यू है
इसको पुट करेंगे, x को पुट करेंगे, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम वैल्यू डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव के अंदर x वैल्यू को पुट करने पे ये नेगेटिव आ जाता है, डबल डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ये जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम वैल्यू हमने निकाला है बेटा उसको यहां पे पुट करेंगे। इसको पुट करने पे अगर डबल डेरिवेटिव क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, देन मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड। डबल डेरिवेटिव में, y के डबल डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम x वैल्यू पुट करने पे अगर क्वांटिटी नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि उस x वैल्यू पे मैक्सिमा मिलेगा, देन मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड। उसी तरीके से अगर डबल डेरिवेटिव जो y का है उसमें x वैल्यू हम पुट करते हैं और x वैल्यू को पुट करने पे ये पॉजिटिव आ जाता है, ग्रेटर देन 0, तो उस x वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा इज ऑब्टेन्ड, देन मिनिमा इज ऑब्टेन्ड। मिनिमा इज ऑब्टेन्ड। और इसी तरीके से जो डबल डेरिवेटिव हमने निकाला है उसमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम वैल्यू को पुट करने पे अगर ये 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, देन मीन वैल्यू दैट इज 0 पॉइंट is obtained। ये 3 केसेस पॉसिबल है। तो याद आ गया बेटा ये कॉन्सेप्ट? मैंने बोला याद आ गया, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ, अरे अरे वेरी गुड, टाइम हो गया, टाइम हो गया, कोई बात नहीं। तो कल आपका टेस्ट होना है बेटा 4:30 to 5:30, कल 4:30 to 5:30 आपका टेस्ट होगा। ठीक है, सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक पूछा जाना है और फिर परसों की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।